हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सीईटी मेंस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 32,000 पदों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि 3 महीने इंतजार के बाद पोर्टल आपका ओपन हो गया है। अब जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तभी से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे पर्सन एचएसएससी ऑफिस में पूछ रहे हैं, मेरे पास भी पहुंच रहे हैं। बहुत बार चेयरमैन साहब क्लियर कर भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आज भी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो आज दोबारा से एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी के पास आए हैं और जो समस्या आपको आ रही है, अभी तक समझ में नहीं आ रही, कोशिश करेंगे उनका समाधान करने की। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते। कैसे हो सर जी? बहुत अच्छे। सर, सीईटी का पोर्टल आपने शुरू कर दिया, उसके लिए हरियाणा का हर युवा आज धन्यवाद दे रहा है। इंतजार तो करवाया आपने, पहले प्री एग्जाम के लिए 3 साल का वेट करवाया, अब मेंस के लिए फॉर्म भरने के लिए 3 महीने का वेट करा। सर, इतना टाइम कैसे लग जाता है? हमारा जो पोर्टल है, आपने अगर फॉर्म भरने शुरू कर दिए या कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में पहला एक्सपीरियंस है कि आप एक ही एप्लीकेशन में 50 या 50 से ज़्यादा या जितने में भी आप एलिजिबल हो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप फार्म भर पा रहे हो। ऐसा किसी स्टेट या रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आज तक नहीं किया कि वो 50 से ज़्यादा फार्म भी, और वो भी निःशुल्क एक ही एप्लीकेशन में ले रहे हों। तो इसमें बहुत सी तकनीकी वो थी कि हमने पोर्टल बनाने में ही बहुत दिन लग गए। बल्कि ऐसा हुआ कि एक कंपनी को जिसको काम दिया, वो 15 दिन तक एक्सरसाइज करती रही और 15 दिन बाद जाके हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बना पाएंगे। अच्छा। क्योंकि टेक्निकल इतनी बातें थी कि एक पोस्ट पे जो कैंडिडेट एलिजिबल है वही फार्म भर पाए, जो नॉट एलिजिबल है वो फार्म ना भर पाए। इस चीज को भी रोकना था। कई क्वालिफिकेशन सिंपल +2 हैं, कई सिंपल ग्रेजुएट हैं, कई क्वालिफिकेशन ये है कि आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई पोस्टें ऐसी हैं कि आप बीकॉम तो होने चाहिए पर 60% से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए। कई में एज बार है, जैसे डिप्टी रेंजर का है कि आपकी उम्र 18 से 27 होनी चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में फीड की हैं कि आप अगर 32 साल के हैं तो आप डिप्टी रेंजर का फॉर्म ना भर पाएं। बिल्कुल। क्योंकि इसके पीछे ये वो लॉजिक था कि आपने फॉर्म भी भर दिया और आप 4 टाइम के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए। आप 4 टाइम में आपने एग्जाम भी दे दिया, पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया तब पता लगा कि आप तो 32 साल के हैं। अगर आपने 32 साल के होते हुए एग्जाम दे दिया, इसका मतलब आपने किसी न किसी का हक, एक बच्चे की नौकरी का हक आपने खा लिया। तो ये ऐसी ऐसी टेक्निकल बातें थी कि हमने राइडर लगाना पड़ा हर एक क्वालिफिकेशन के साथ, एज का, एक्सपीरियंस का, मार्क्स का, हर स्टेप पे राइडर लाना पड़ा कि कोई नॉट एलिजिबल व्यक्ति फार्म ना भर पाए अगर वो नॉट एलिजिबल है। अच्छा, इसलिए इतना ज्यादा इसलिए देर हुई, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। कंपनियां लगी सॉफ्टवेयर बनाने वाले की, और उन्होंने कहा, ये भी कहा पूरे हिंदुस्तान में, जी हमने इस तरह का कहीं काम किया ही नहीं, आपका पहली बार कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आई। ये सारी टेक्निकल बातें हैं और हमने आलोचना भी सहनी पड़ी कि अभी तक ये पोर्टल क्यों नहीं शुरू हो रहे हैं। पहले आम बात थी ये कि हमने विज्ञापन कर दिया, आपने 50 पोस्टें भरनी तो 50 ही फार्म भरेंगे आप। बिल्कुल। क्योंकि आप एक ही फार्म भर रहे हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर तैयार करने में देरी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है जी, बच्चों का ये कहना है कि सीईटी तो क्या हो गया, रायता फैला दिया, ना तो एचएसएससी के समझ में आवे बाद में, ना हमारी सरकार के समझ में आवे। इतना कभी कुछ हर आए दिन नए नोटिस आते हैं, हर रोज बदलाव होते हैं। जब कोई नई चीज आती है ना तो दिक्कत तो होती है कि ना सरकार के समझ में आए ना एचएसएससी के आए। हम बिल्कुल क्लियर हैं, हमारे सारी चीजें हमारी समझ में आ चुकी हैं
और इसको हमारी समझ में आ जाए, इसी की स्टडी करते हुए इतनी देर हुई हो शायद। ठीक है जी। तो सर अभी आपने बताया कि सारी रणनीति अब आप कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि हम क्या कब करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो आज हर बच्चा ये जानना चाहता है कि जो 4 गुना की पॉलिसी है, पहले तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन होने की उम्मीद है या नहीं है? मतलब कैसा मॉडिफिकेशन? क्वालिफाई नेचर, या जो 4 गुना का है ये 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, कुछ भी इसमें सुधार होने की उम्मीद है ये या नहीं? बार बार कह चुका हूं बात में, ये आयोग के प्रीव्यू से बाहर चीज है, ये पॉलिसी मैटर है, ये एक्ट बना हुआ है। सरकार ने जो एक्ट बना दिया या नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। क्वालिफाइंग होगा नहीं होगा, कोर्ट में भी केस चला गया है, पर ये सरकार के लेवल की बातें हैं। अभी तक 4 टाइम का ही फार्मूला है सीईटी का, हमने वो एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जी। आपने भी सिलेबस लगा जी बहुत सारे ग्रुपों के लिए, आज तक एचएसएससी ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया था, लेकिन आपके दिशा निर्देश में क्या मान सकते हैं कि सिलेबस आपके दिशा निर्देश में जारी हुआ है? आपने सजेशन दिया हुआ सरकार को या हमारी जो भी सिस्टम चल रहा है? नहीं, जो सजेशन के बेस पे चीजें बनती है जी। ये सिलेबस का काम सरकार ने नहीं किया, ये आयोग ने ही किया है। और आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, कैंडिडेट हैं और लोग जो हैं, उन्हीं की मांग थी कि आप सिलेबस जारी कीजिए, जैसे एसएससी करती है या कहीं रिक्रूटमेंट एजेंसियां करती हैं। तो वहां से ही हमारे को, आप लोगों से ही प्रेरणा मिली कि हमने सिलेबस देना चाहिए। जो जिस पोस्ट के लायक है या जिस पोस्ट पर लगने जा रहा है, वो कम से कम उस चीज़ की तो उसको जानकारी हो। हम एक टीचर से पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, अरे आप पे इंग्लिश पढ़ानी आती है कि नहीं आती? आपको बच्चों को मोटिवेशन करना आता है कि नहीं आता? टीचिंग मेथड जानते हो या नहीं जानते हो? तो हमने अब जॉब ओरिएंटल करने की कोशिश की है, और हम 100% अभी कामयाब हुए ऐसा भी नहीं है। अभी भी हमारे सिलेबस से कुछ बच्चों को दिक्कत है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो तो समय के अनुसार एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे उस चीज़ के, और सुधार होते रहेंगे। सर आप सजेशन दे सकते हो सरकार को, वैसे आपकी यदि मैं पर्सनल बात करूं तो आपका माइंड क्या कहता है कि भाई 4 गुना ही ठीक है, या भाई 6 गुना होना चाहिए, या क्वालिफाई होना चाहिए? आपकी पर्सनल राय क्या है इस बारे में? मेरी चेयरमैन होते कोई पर्सनल राय नहीं है, क्योंकि मैं तो सरकार की नीतियों से बंधा हुआ हूं। जो कुछ मैं चाहता हूं ऐसा ही हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हैं बनी हुई, उन्हें फॉलो करना वो पड़ता फॉलो करना हमारे आयोग का नैतिक कर्तव्य है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सरकार का एक तरह से विरोध कर रहे हैं। ठीक है सर, आप अपने एंगल की बजाय, जैसे जो बच्चे आपके पास चीजें दे के जाते हैं, कोई लेटर आ गया भाई सर इसमें ये कमी है, उस रूप में आप चीजें आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं सर, सजेशन दे सकते हैं सरकार को कि ये मैं नहीं कह रहा, बच्चे कह रहे, पब्लिक कह रही है। करते हैं हम कई चीजें सरकार से मनवाते भी हैं, कई डिपार्टमेंट से भी कहते हैं कि आपके रिक्रूटमेंट रूल्स गलत हैं, इनको ठीक करिए। अभी हमने टीजीटी के रूल जो हमारे पास आए थे हमने बदलवाए। वो आपने पीछे देखा होगा कि भर्ती टीजीटी इंग्लिश की कई साल तक इसीलिए लटकी रही कि जो विज्ञापन था उसमें टीजीटी इंग्लिश के लिए ये लिखा हुआ था कि उसके पास बीए में ऑप्शनल इंग्लिश होना चाहिए। तो ऑप्शनल इंग्लिश का कोई औचित्य नहीं बनता हरियाणा में, क्योंकि इंग्लिश हरियाणा में कंपलसरी है। ठीक है। तो ऑप्शनल क्यों भरे पढ़ेगा कोई बच्चा? पागल है कि वो ऑप्शनल भी पढ़े और कंपलसरी भी पढ़े। सरकार को ज्यादा ही इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, या शिक्षा विभाग को, वो ऑनर्स तो जरूरी कर सकते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स होनी चाहिए, ऑप्शनल नहीं कर सकते। तो हमने इस तरह के नियम चेंज करवाए हैं डिपार्टमेंट से सरकार। तो सर सीईटी क्वालिफाई को लेकर आपने कभी सजेशन दिया है सरकार को कि बच्चों की ये मांग आ रही है भाई, इसके ऊपर विचार करो आप? दिया है, कई बार दिया है, और ये भी कहा अगर ऐसा नहीं होता तो कंट्रोवर्सी पैदा होगी। अच्छा, तो आगे मतलब रिस्पांस फाइनल अभी ये 4 गुना का एग्जाम अभी तक तो ये सरकार ने ये आदेश दे रखे हैं। ये आदेश है। अब सरकार
ये क्वेश्चन ही बंद कर देना चाहिए। अब सरकार भी चाहते हुए इसको यू टर्न नहीं ले सकती, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो पहले 15-20 हजार का ग्रुप बन गया टॉप के लोगों का, वो जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि इन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। वो भी तो जाएंगे ना, जिनको 100% ये लगता है कि हमारी सर्विस होगी, तो वो कोर्ट में चले जाएंगे। तो अभी तक ड्राफ्ट 4 गुना का है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए। क्राइटेरिया वैसे और भी जैसे जरूरत की सब चेंज करते हो, जैसे आपने अभी ऑडिटर को दूसरे ग्रुप में डाल दिया है, उसकी आपको भी लगी भाई योग्यता चेंज होनी चाहिए, तो आपने वो करवाई भी है सजेशन से, चाहे आपने बेसिक सजेशन दिया हो। क्राइटेरिया नहीं कह सकते इसको, ये एक व्यवस्था है, वो क्राइटेरिया का पार्ट नहीं है, वो तो एक सिस्टम है कि हमने पेपर कैसे लेना है। चलो ठीक है जी। अब ये बताओ जी, सीईटी मेंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं जी, कुछ क्लैरिकल मिस्टेक बच्चों की हो रखी है। सीईटी परी का फॉर्म भरा, उस टाइम फैमिली आईडी से डाटा उठाया तो बहुत सारे बच्चों के डाटा गलत थे जी, वो माँ का नाम में या मम्मी पापा के नाम में कुछ भी, बाद में फैमिली आईडी ठीक करवा ली, लेकिन अब सीईटी मेंस का फॉर्म भरा तो गलत डाटा ही आ रहा वहाँ पे। यदि ये ठीक करवाना हो तो उसका क्या प्रावधान रहेगा जी? अभी हो सकता है या नहीं हो सकता, या आगे जाके कभी कुछ ये अभी तो डाटा फ्रीज हो रहा है, उसमें एडिट का और करेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर बच्चा लास्ट स्टेज तक पहुंचता है सिलेक्शन तक, तो जब उसकी रिकमेंडेशन हम डिपार्टमेंट में भेजेंगे तो उससे पहले उससे एक एफिडेविट लेके और उसके डॉक्यूमेंट देख के उसको ठीक कर देंगे। फार्म भरने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है जी। सर, नो जॉब के नंबर लेने के लिए तहसीलदार का एफिडेविट लगवाना है या सेल्फ टेस्टेड भी चल जाएगा? इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है विज्ञापन में कि तहसीलदार से टेस्टेड होना चाहिए, लिखा हुआ है विज्ञापन में। तो जब विज्ञापन में लिखा हुआ है तो प्रश्न कैसे पैदा हो गया कि सेल्फ टेस्टेड भी चल जाएगा? सीईटी परी में भी ऐसा लिखा हुआ था जी, आपने बाद में स्टेटमेंट दी कि चल जाएगा आपका सेल्फ टेस्ट, हम बाद में मांग लेंगे आपसे। जब कोई प्रॉब्लम आती है सीईटी में, इसलिए किया कि सीईटी में लगभग 12 लाख लोग कतार में थे फार्म भरने की, ज्यादा लोग थे, 9.5 लाख ने तो रजिस्ट्रेशन कराया ही है। अब ये काउंट 3,57,000 हो गया है। तो हम ये कर सकते हैं फेक नंबर कोई ना ले। हमने देखा हजारों लोगों ने पिछली भर्तियों में फेक नंबर लेके सिलेक्शन होने के बाद भी वो बाहर निकले हैं। कोई फेक नंबर ना ले, तो इसलिए तहसीलदार से अटेस्टेड करवाएं। उस टाइम काउंट इतना था कि तहसीलदारों के पॉसिबल नहीं होते, ऑफिस में बड़ी बड़ी कतारें लगी थी कि हम टेस्ट कराएं। तो समय के अनुसार और डिमांड के अनुसार कुछ चीजें करते रहते हैं। चलो ठीक है जी। सर, योग्यता के लिए एक्सपीरियंस प्राइवेट वाला चल जाएगा या गवर्नमेंट का ही चाहिए? योग्यता में जैसे किसी भर्ती में मांग रखा है कि क्लर्क की पोस्ट है, बीकॉम होनी चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो गवर्नमेंट वाला चलेगा या प्राइवेट वाला चलेगा? दोनों चल जाएंगे वो, पर हम एज पर हमारे अनेक्चर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमने एक अनेक्चर दिया है कि आप एम्प्लॉयमेंट कौन है, किस कंपनी में आप काम करते हैं, कब से कर रहे हैं, आपको सैलरी कितनी मिल रही है, आपका पीपीएफ नंबर क्या है, इस तरह का एक अनेक्चर दिया है। अगर वो प्रॉपर है तो प्राइवेट भी चल जाएगा, असेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ। हाँ, फिर दोहरा रहा हूँ, नंबर के लिए नहीं चलेगा। हाँ, योग्यता के लिए प्राइवेट वाला चल जाएगा यदि सारी वो टर्म कंडीशन को पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ही चाहिए सर? गवर्नमेंट में लिखा हुआ है विज्ञापन में। अच्छा, ये हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, कमीशन, अथॉरिटी, फेडरेशन, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये सिर्फ हरियाणा का ही होना चाहिए या किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रखा है? नहीं, सिर्फ हरियाणा। सिर्फ हरियाणा का ही चलेगा, दोनों कंडीशन? जी जी। ठीक है जी। सर, एक कानूनगो की पोस्ट भी निकली हुई है, इसमें क्या कुछ ऐसी कंडीशन है कि पटवार का जिसके पास एक्सपीरियंस होगा हम उन्हीं को लेंगे, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा है, एक बार थोड़ा सा ये बता डिपार्टमेंट की शर्त है ना कि हमारी। अच्छा जी। क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट तय करता है अपने रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से। तो मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि उसके लिए वो अनिवार्य है या जिसने पटवार का किया हुआ है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, मैंने एडवर्टाइजमेंट पूरी देखी नहीं वो कि उसको प्रेफरेंस के लिए है वो या कंपलसरी है कि उसका होना चाहिए। ठीक है जी। आपके ही किसी एक शिष्य ने कहा था कि ताऊ ने मेरे को फार्म भरने से भी रोक दिया, तो वरना मैं पटवारी लगा हुआ और मैं तो क्वालिफाई करता हूँ कानून गो की इसमें, तो शायद उसने
देखा होगा कि वो शायद कंपलसरी हो। कंपलसरी लिखा हुआ है जी। ठीक है जी। सर सीईटी मेंस में फाइनल में नाम आ गया, रिजल्ट आया तब, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसी दौरान हरियाणा पुलिस की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। क्या वो हरियाणा पुलिस की भर्ती में सीईटी के बेस पे फॉर्म भर सकता है, या बिल्कुल। उसका इनवैलिड हो जाएगा? भाई फाइनल में नाम आ गया तेरा, ज्वाइनिंग नहीं हुई नहीं इसके नहीं, अंदर। ज्वाइनिंग यानी सिस्टम। कि सीईटी का आपका स्कोर इनवैलिड तब होगा जब वो अपॉइंटमेंट ले लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ रिजल्ट पे नहीं होगा काम। नहीं, रिजल्ट। ठीक है जी। सर सीईटी ग्रुप डी की भी आप 10-12 हज़ार वैकेंसी 22 हज़ार से शुरू करी थी आपने कि 22 हज़ार निकलेगी, 15 हज़ार निकलेगी, आज वो 11.5 हज़ार के आसपास आके अटकी हुई है शायद, मैंने अभी इंटरव्यू देखा। नहीं, 22 का हमने कब कहा 22 निकलेंगे? स्टार्टिंग मैं में कौन होता हूँ 22 कहने वाला? जितनी डिमांड सरकार से आपके आएगी, पास 2 आए, 5 आए, 20 आए, जितनी आएगी मैं तो उतना कहूंगा। हमारे अगर लिए सरकार ने किसी मीटिंग में कह दिया हो कि हम आपको 20-22 हजार भेजने वाले हैं, तो मैंने कह दिया होगा, वर्बली कोई मीटिंग में बात चली। पर जब डिपार्टमेंटों से चीफ सेक्रेटरी साहब ने ब्यौरा लिया कि आप अपने डिपार्टमेंट वाइज बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी पोजीशन डी क्लास की क्या है, और वो टोटल 12,000 हुई, तो जितनी डिमांड आएगी 12,000 की डिमांड आपके पास आई हुई है। 12 की भी नहीं, 11,794। अच्छा जी। फिर आप कहेंगे कि 12,000 का। तो सर इनका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरवाए जाएंगे? इसका जो पोर्टल है वो जल्दी ही मई में खोलने जा रहे हैं। दोबारा से जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए, ये जल्दी ही आपका कितने दिन का होता है? जल्दी इसलिए है ये कि कैंडिडेट की भी, सरकार की भी और हमारी भी ये मनसा है कि हम पहले सी क्लास की भर्ती कर लें, और ये एक्सरसाइज हम बाद में करें। जो बच्चे रह जाएं वही डी में जाएं, वरना अगर हम ये एक्सरसाइज पहले कर लें और डी की भर्ती पहले कर लें और बच्चे वहां अपॉइंट हो जाएं, वहां से छोड़ के अगर सी में भी वो लग गए तो इधर आएंगे। जैसे हमने 18,000 पोस्टें भरी थी, तो आज की डेट में सिर्फ 13,000 लोग सर्विस पे हैं, 5,000 लोग सी में चले गए हैं या छोड़ दी उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि डी की बिल्कुल लास्ट में करें, पहले कोशिश है कि सी के ऊपर काम किया जाए। जी जी। तो सर सी का एग्जाम आप जो अभी शेड्यूल दिया हुआ है उसमें आप बता रहे हो कि चेंजमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल, तो कंफर्म है चेंज होगा? चेंज होगा, और लगभग सभी ग्रुप का होगा सर? सभी ग्रुप का उसी सीक्वेंस में जो हमने दिया था शेड्यूल, वो लगभग 15 से 20 दिन आप लेट मान के चलो। उसमें हमारी मजबूरियां हैं, जैसे हमने 22-23 का टीजीटी का एग्जाम रखा था, तो उस दिन शायद ईद का त्योहार आ जाए, इसलिए हमने उसको 13-14 मई को लेते गए। जहां 13-14 मई को हमने ग्रुप का पेपर लेना था, उस दिन हम टीजीटी का पेपर ले रहे हैं। एक ग्रुप का पेपर हमने 6 और 7 मई को लेना था, उस दिन एनटीए का नीट का पेपर आ गया, तो क्लैश हो गया। एक ग्रुप का हमने पेपर 21 मई को लेना था, उस दिन एचपीएससी का, एचसीएस का प्री का पेपर आ गया। तो हमारी मजबूरियां हैं कि क्लैश ना हो, और बच्चे भी आकर ये तो बच्चों के हित में भी है जी। बच्चे भी आकर रिप्रेजेंट देते हैं कि आपका पेपर उस दिन आपका भी है, नीट का भी है, उधर एचपीएससी का भी है उस तारीख को। तो ये हमने सारा शेड्यूल 15-20 दिन पीछे ले जाएंगे, सीक्वेंस लगभग सेम रहेगी, सीक्वेंस वही रहेगी। और खुशी के लिए बात यह है कि हमारे पास जो जून का महीना है, अब क्या है, हमने वैकेंट डे ढूंढने पड़ रहे थे कि शनिवार या दूसरा या लास्ट शनिवार और इतवार कब मिल रहा है, हम उसी दिन पेपर लेंगे। पर अब जून की 1.5 महीने की छुट्टियां पड़ने जा रही हैं, तो हमारे पास बिल्कुल वैकेंट डे हैं, तो हम कंटिन्यू तीसरे चौथे 5वें दिन भी एग्जाम ले सकते हैं, रोज भी ले सकते हैं, 1 हफ्ते तक लगातार भी ले सकते हैं। ठीक है सर। ये एग्जाम पंचकुला इसी साइड एरिया में होगा या पूरे हरियाणा में कंडक्ट करवाया जाएगा? अभी आयोग ने ये डिसाइड नहीं किया। हम चाहते हैं कि हरियाणा के किसी बीच के स्थान पे, जैसे करनाल या कुरुक्षेत्र या करनाल या पानीपत, इस तरह 2 जिलों में कहीं बीच के स्थान चूज करें हम। ठीक है जी। एक सर एक्स सर्विसमैन है, उसके 47 नंबर है, उसको नॉट क्वालिफाइड कर दिया क्योंकि जनरल में डाटा डाला गया उसका कि जनरल कैंडिडेट है। ये जनरल की बात करूं, अब सर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, फॉर्म नहीं भर पा रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में गलती की होगी ना उसने। जो सीईटी का फॉर्म भरा उसने, वो लेके आया आयोग के पास कि मैंने तो देखो एक्स सर्विसमैन भरा था, आप मेरे को जनरल में लेते गए,
और आप खुद ही देख लो उसका सीईटी का फॉर्म, कुछ तो ना कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा जी। सॉफ्टवेयर उठा रहा है ना, कंप्यूटर अपने आप उठा रहा है। तो एक बार ऐसा भी तो कहा गया था कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको हम जनरल में काउंट कर रहे हैं, या किया है हमने, ये मिस्टेक हुई है। ईएसपी को भी आपने कुछ इस तरीके से कहा था। नहीं नहीं, जनरल में नहीं, जिसने जो फॉर्म में भरा सीईटी के में उसमें काउंट कर रहे हैं। यदि बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो सर उसका समाधान कैसे हो सकता है? यदि बिल्कुल सर, आपके पास आए तो वो सीईटी का जो फॉर्म भरा था उसने वो लेके आए, यदि जेन्युइन प्रॉब्लम है तो जेन्युइन उसका पे समाधान करवा प्रॉब्लम लेके दोगे। आए वो। और एक सर, एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अपने सीईटी में कोई भी पोस्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में वो क्या आगे एग्जाम दे पाएगा, या वो एलिजिबल है किसी पोस्ट के लिए? नहीं, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन। सर्विसमैन की हरियाणा में कोई पोस्ट ही नहीं होती, हम्म। पोस्ट नहीं आती, कैटेगरी है, ये एग्जिस्ट करती है एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस। पर जब रिक्विजेशन आती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो इस तरह की कोई पोस्ट आती ही नहीं। तो अगर वो इस तरह का कोई कैंडिडेट है और वो जनरल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो जनरल के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, जनरल के 4 गुणा में वो बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। ये जो अन्य कैटेगरी बच गई आपकी एससी बीसी, उनके लिए भी रूल सेम है जी। यदि वहां पे वैकेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो जनरल में अप्लाई हो जाएगा, उसको 4 गुणा बुलाया जा सकता है। नहीं नहीं, एससी बीसी के लिए नहीं हो सकती यहाँ तो, क्योंकि उसके लिए पोस्ट ही नहीं है। हाँ, यदि वहां तो एससी बीसी है, अगर एससी बीसी की पोस्ट किसी कैटेगरी में जीरो है, हाँ, और वो जनरल की फुलफिल कर रहा है कंडीशन, हाँ, 47.5 से ऊपर है उसके नंबर हैं, तो वो भर सकता है जनरल। वो 4 गुणा में जनरल में काउंट हो गया। बिल्कुल। ठीक है सर। एक सर कुछ वैकेंसी अभी इसमें पीएसटी पीएमटी वाली है, तो इनका प्रोसेस क्या रहने वाला है जी? पहले एग्जाम लोगे इनका, या फिर पीएसटी पीएमटी पहले लोगे? अभी योजना ये बना रहे हैं कि इनका जो हम फिजिकल टेस्ट जो है वो पहले लें और एग्जाम बाद में लें इनका। कहीं उसमें ये है स्किल टेस्ट भी है, जैसे स्टेनोग्राफर में है, तो हम ये चाहते हैं कि उससे टाइप करा के या शॉर्ट हैंड की स्क्रिप्ट लिखे वो, तब उसका एग्जाम लें। कहीं ऐसा ना हो जाए हम एग्जाम तो ले लें, वो पास तो हो जाए पर उस पर शॉर्ट हैंड आती ना हो, टाइप में वो गलतियां करता हो ज़्यादा। तो ये स्किल टेस्ट में और जिसमें फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है उनको पहले करने की योजना है। सर आपने एग्जाम डेट, रिटर्न की तो डेट पहले बता दी, और वो तो अब होने वाले था टाइम, अब तक आपने फिजिकल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं बच्चों को? ऐसे ग्रुप को रोक लेंगे ना। अच्छा, ऐसे ग्रुप को रोक लेंगे। ठीक है जी। सर हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग बाकी है जी कुछ बच्चों की, स्टे कोर्ट के द्वारा किया गया है, उस मामले में अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आने वाले दिनों में क्या होगा जी? आप जो कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं वो पूरा कर रहे हो, नहीं कर रहे? सारे हमने कोर्ट का आदेश पूरे किए हैं। कोर्ट ने जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके एक्सपर्ट को बुलाया था 19 तारीख को, उस दिन जज साहब को अवकाश पे जाना पड़ गया, तो जल्दी शायद उसमें डेट मिल जाए और जल्दी स्टे हटेगा ये। अच्छा जी। सर जैसे अभी लगभग 3000 बच्चे तो आपने ज्वाइनिंग करवा दी जी, क्या वे सेफ है बिल्कुल? चाहे फार्मूला बदलो चाहे ना बदलो, या कहीं ना कहीं नहीं, सारे सेफ हैं, वो भी सेफ हैं, अगले भी सेफ हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 5500 की भर्ती हो रही है 3000 ज्वाइन हो जाए और 2500 ना हो। एक बार ऐसा सुनने में आया था जी कि ये बच्चे कॉमन थे, हम सरकार से कौन सा फार्मूला लगाने के आदेश दे दिया, कोर्ट कोई भी फार्मूला लगाने के आदेश दे दे, ये 3000 बच्चे तो आ रहे थे फाइनल लिस्ट में, इसलिए उनको ज्वाइनिंग दे दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो उधर क्लियर थे, वो जो हमने बायोमेट्रिक या जो भी हमारे पैमाने हैं ना, वो वहां मैच्ड थे सारे 3000 वो, तो इसलिए वो उनका नाम पहले ही जा चुका था। अच्छा सर, स्पोर्ट्स के बच्चों ने भी सीईटी परीक्षा एग्जाम दिया था, उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया, अब वैकेंसी स्पोर्ट्स की नहीं है सीईटी मेंस में, वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए जनरल में या किसी और? हाँ, अगर वो जिस कैटेगरी में फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन, पेरेंट्स कैटेगरी में क्यों नहीं कर सकते? अप्लाई हो जाएगा उनका। जी जी, ठीक है जी। एक ग्रेजुएशन की डिग्री सर डिजी लॉकर में आई हुई है, लेकिन उसकी अभी फिजिकली हाथ में नहीं आई है, डिजी लॉकर वाला वो डिग्री चल जाएगी या नहीं चल जाएगी? डिजी लॉकर मींस? डिजी लॉकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकार डॉक्यूमेंट्स रखवाती है, जैसे सीटेट का नोट,
जो सर्टिफिकेट आता है वो डिजी लॉकर में आता है जी। तो उस बच्चे के पास क्या प्रूफ है उसका? वो प्रिंट आउट निकाल सकता है जी उसका, कर सकता है, वो वैलिड चल जाएगा, उसका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बिल्कुल। अब तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट भी मान लिया कोर्ट ने। अगर उसके पास मार्कशीट नहीं है और कॉन्फिडेंशियल वो सर्टिफिकेट ले आता है यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, कि ये वहाँ पास हो चुका है पर डीएमसी जारी नहीं हुई, तो वो भी चलेगी। क्या ये कंडीशन अपने में लागू रहेगी जी? बिल्कुल रहेगी। यानी कोर्ट कि का आदेश हो गया, रिजल्ट आ गया प्रियंका यादव वो, केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। अच्छा, या जिन रिजल्ट आ गया वो लिखवा के लेके आ सकता है, मेरी डीएमसी नहीं आई लेकिन ये पास आउट है, बिल्कुल बिल्कुल भर सकता है, यूनिवर्सिटी उसको दे रही है लिख के। जी जी। ठीक है जी। एक हरियाणा पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा जी? बहुत लंबे समय से वेट है जी। हरियाणा पुलिस के जो है हमारे पास नहीं डिमांड भर्ती। तो आ चुकी है, अच्छा जी। पर नए रूल नहीं आए अभी। तो नए रूल, जैसे मैंने पिछला इंटरव्यू लिया था तब भी आप ये बोल रहे थे कि 7 दिन में आ जाएगा या अगले सप्ताह आ जैसा जाएगा। मेरे को डीजीपी ऑफिस से रिपोर्ट मिलती है कि हमारे होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल है, या चीफ सेक्रेटरी ने वापस कर दिया है कुछ ऑब्जेक्शन लगा के या कुछ चेंज करने के लिए, तो जितनी रिपोर्ट मेरे पे पास आती है उसके हिसाब से मैं अकॉर्डिंग आपको बताते हो आप? जवाब दे देता हूँ। आप बताते नहीं सर, ऐसे ऐसे बात है, मैं रोज कहता हूँ और कल को आप मेरे को लेट करवा देते हो। अच्छा सरकार के लेवल पे कहीं दांव पेच होते हैं ना, किस चीज का सरकार ने जवाब देना है तो वो जितनी जल्दी दे देगी हम कर देंगे। अच्छा सर, एक बच्चों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, कि चेयरमैन झूठा है या झूठे बन जाते हैं सिस्टम की वजह से या किसी भी कारण से भाई, क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। हाँ, इसमें ये है कई बार क्या है, जैसे हमारी पुलिस की ही ले लो, सीएम लेवल तक हमारी डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग हो चुकी, और कोई उच्च अधिकारी उस डिपार्टमेंट का ये कह दे कि अगले 10 दिन में हम एचएसएससी के पास ये डिमांड या रूल भेज देंगे, और मैं 5 दिन का मार्जिन लेके ताऊ को ये कह दूं कि 15 दिन में ये हो जाएगा, पर उस डिपार्टमेंट को उसको भेजने में 1.5 महीना या 1 महीना लग गया, तो कैंडिडेट की नजरों में भी, ताऊ की नजरों में तो मैं झूठा हो गया। तो रूल तो मैंने नहीं बनाने ना, कुछ चीजों के जवाब सरकार ने देने हैं, कुछ चीजों का ड्राफ्ट सरकार ने तैयार करना है, कुछ चीजों के नोटिफिकेशन सरकार ने करने हैं। यानी कि कभी कभी सिस्टम के कारण हम हो जाते हैं, सिस्टम के कारण हम हो जाते हैं। मैंने कोई रिजल्ट तैयार कर लिया और आपने मेरे से पूछा फलाना रिजल्ट कब आएगा, मैं कहूंगा कि 2-3 दिन में आ जाएगा। उसी दौरान कोई कैंडिडेट को जिसको हमने नॉट एलिजिबल किया हुआ है वो कोर्ट में चला जाता है, वो कोर्ट डायरेक्शन कर देता है कि जब तक, उसने स्टे भी नहीं लगाया, कि उसने कहा कि जब तक इस कैंडिडेट के बारे में हम फाइनल डिसाइड ना कर लें तब आप तक आपने रिजल्ट नहीं निकालना। हम क्लिक करने वाले थे, अपलोड करने वाले थे, उधर से ये फरमान आ गया कोर्ट का, वो तो हो गया 6 महीने लेट, मैं झूठा हो गया। ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी सिचुएशन। अच्छा, हम कभी भी लेट जो है ना वो बुरे मन से नहीं करते या जानबूझ के नहीं करते, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है हमारे पास, और वो प्रॉब्लम हम सार्वजनिक बता भी नहीं सकते, कारण भी नहीं बता सकते क्यों लेट है। हाँ जी, ठीक है जी। सर, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, कोरोना आया था, 3 साल कोरोना के कारण बहुत सारी भर्तियों में छूट मिलेगी केंद्र सरकार की, अभी हाल में सीआरपीएफ में भी छूट मिली सर, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि छूट अपने हरियाणा में मिल जाए डिफेंस की जॉब में स्पेशली? इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बच्चे, कैंडिडेट या समाज जो है वो सरकार को दे, पॉलिसी मैटर है, सरकार ने तय करना है छूट देनी है नहीं देनी। मैंने ये चीज बच्चों को बोली थी, वो बोले कि हमारे लिए तो चेयरमैन साहब ही सरकार नहीं, हमारे लेवल पे नहीं होता, कुछ चीजें सरकार की तरफ से ही आती हैं। जैसे सरकार ने सीटेट जो है वो हटा के ये कह दिया कि एचटेट ही होना चाहिए, तो मैंने थोड़ी लिया फैसला, गवर्नमेंट का डिसीजन, चीफ सेक्रेटरी का लेटर आया मेरे पास। ठीक है जी। नो जॉब की इनकम अब सीईटी मेंस के लिए कब की देखी जाएगी जी? नॉन जॉब की 12 जुलाई 2022। एक मिनट सर, आप सवाल सही से समझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सीईटी मेंस का फॉर्म अब भरना है, तो अब के लिए हमें इनकम
पहले वाली देखेंगे या आज हमारी इनकम क्या है वो देखेंगे? नहीं, आज की देखेंगे। आज जो प्रेजेंट में अपनी बिल्कुल इनकम है बिल्कुल परिवार की, बिल्कुल फैमिली आईडी में, वो बिल्कुल देखी जाएगी। ऑटोमेटिक उठा रहा है ट्रिपल पी से इनकम तो। ऑटोमेटिक डाटा उठा रहा है जी। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे अभी जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसमें लिखा है जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हो उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसकी इनकम देखी जाएगी। आपने ये रूल उस टाइम भी तोड़ दिया, सीईटी परी में भी आपने जो लास्ट डेट थी फॉर्म की उस डेट के अकॉर्डिंग काउंट करवाई है। अब भी आप ये बोल रहे हो कि हम आज के हिसाब से काउंट करेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या कहती है कि आज फॉर्म भरे तो पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका? कहाँ लिखा हुआ है विज्ञापन में? एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि आपकी जितनी योग्यताएं हैं वो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को 11:59 से पहले पहले पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी, दिया जी। तो यानी कि हम इनकम आज के हिसाब से काउंट करें? बिल्कुल आज के हिसाब से, या जिस दिन तहसीलदार सर्टिफिकेट बना के दे रहा है आपको इनकम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप नॉन जॉब के लिए क्लेम कर रहे हैं, और नॉन जॉब के लिए क्लेम करने की कंडीशन ये है कि आपकी इनकम 1,80,000 से कम है। आपकी 1,80,000 से कम है, इस बात का सर्टिफिकेट आपको या आपका एफिडेविट अटेस्ट कर रहा है तहसीलदार, तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो कहाँ से कन्फर्म कर रहा है। वो ट्रिपल पी से कर रहा है कि आपकी आईटीआर देख रहा है वो, या वो पटवारी या नंबरदार की रिपोर्ट पे कह रहा है। यानी कि फैमिली आईडी में कोई भी डाटा है, यदि आपके पास कोई 1,80,000 से कम वाला नो जॉब सर्टिफिकेट ला के दे देता है तहसीलदार से टेस्टेड, वो वैलिड बच्चा है, वैलिड, आप उसको नंबर दोगे? बिल्कुल देंगे। सर्टिफिकेट दे दिया उसने, जैसे उसने 10वीं का सर्टिफिकेट दिया ऐसे ही वो सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, वो वैलिड रहेगा बच्चा, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला जी। अच्छा जी, एक ये अभी कल परसों आपने स्टेटमेंट दे दिया एक इंटरव्यू के माध्यम से जी कि यदि भाई शादीशुदा है, फैमिली आईडी में है और जॉब पे हो, उसकी इनकम यदि आपकी फैमिली आईडी में चढ़ी हुई है तो हम उस इनकम के हिसाब से उसको नंबर नहीं देंगे, भाई को हम काउंट करेंगे नॉन जॉब की स्थिति में ना। हाँ, तहसीलदार बना के दे रहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन में ये भाई वाली स्टेटमेंट खत्म हो जाती है जी। अगर तहसीलदार दे रहा है, तहसीलदार लिख के दे रहा है, हाँ, तो बेशक भाई जो मैं हाँ, फैमिली आईडी हाँ, एक है, हाँ, मैटर खत्म। और फैमिली आईडी में जो ज्यादा है तहसीलदार ने टेस्ट कर जो कम कर दी कि 1,80,000 से कम है, मानने के लिए बाध्य है हम। ठीक है जी। अच्छा, ईडब्ल्यूएस तो अब नया बनवाना जी, आपने बता ही दिया मेरे को कैमरा ही सारी चीजें तो। अच्छा, फायर फाइटिंग की जो पोस्ट अप्लाई करते हैं जी, वहां पे ड्राइविंग का लाइसेंस मांगता है जी, आप कंपलसरी है, और फायर फाइटिंग का कोर्स का कागज मांगता है जी। जब यदि कोई बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे सेलेक्ट कर लेता है तो उसका दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता जी। यदि वो सर्टिफिकेट क्लिक कर लेता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रह जाती है। कैंडिडेट का कहना यह है कि एक ही चीज अपलोड हो रही है वहां पे। ये आपने हमारे संज्ञान में लाया है, या तो कोई और टेक्निकल जो चीज है, पोर्टल चला रहे हैं उनसे बात करेंगे, ये दोनों होनी चाहिए। हाँ, वहां पे अभी कैंडिडेट का कहना है कि एक ही हो रहा है जी। और कुछ बच्चों के किसी भी वजह से सीईटी मेंस का फॉर्म भरते समय लॉग हो गया जी फॉर्म, वो अब चाह के भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है जी, ना तो पोस्ट अप्लाई हुई उसकी, वो हो सकता है सर्वर क्रैश हो गया और साइट क्रैश हो गई हो, तो ये प्रॉब्लम भी बच्चों को आ रही है जी। लोग कैसे, मतलब? फ्रीज हो गया जी उसका, वो नेक्स्ट पेज पे जाता है तो बोलता है कि आपकी पिछली डिटेल ब्लैंक है, पिछली पेज पे हम जा ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा कैसे, कहाँ पे है? कुछ बच्चों ने ऐसे कमेंट किए थे जी। वो जो हमारा हेल्पलाइन है उस पर बात करें। अच्छा, हम किसी भी बच्चे को जिसने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है, 3,57,000 की सूची में है, हम उसको फॉर्म भरने से रोक ही नहीं रहे हैं। ना कोई कारण है उसका रोकने का, भर सकता है वो। अगर कहीं वो नहीं भर पा रहा है या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या उसकी इंफॉर्मेशन देने में गलती है, कहीं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। यदि बच्चा आपके पास संपर्क करता है हेल्पलाइन पे तो कुछ समाधान हो सकता है उसका? बिल्कुल समाधान होगा। हमने तो राजेश जी अब की बार ये सिस्टम कर दिया है कि हेल्पलाइन पे वो अपने सिस्टम के साथ बैठे, हेल्पलाइन वाला उसको बताएगा ऐसे ऐसे करता रहो, उसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर हेल्पलाइन वाले के पास उसकी समस्या का समाधान नहीं है, कोई समस्या क्राइटेरिया से है या डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो वो उसका फोन नंबर लिखेगा और उस समस्या का अपने हाई अथॉरिटी से पूछेगा कि स्थिति में क्या करें, मेरे पास ये एक प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको फोन डायल करेगा वो हेल्पलाइन नंबर वाला कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन मैंने हाई अथॉरिटी से पूछ के कर लिया है,
अब आप इस तरह से फॉर्म भर सकते हो सर। अगर पोर्टल में भी कुछ चेंज करना पड़े तो उसमें भी करेंगे। बच्चों के कॉल आते हैं जी हेल्पलाइन नंबर पे, लेकिन कुछ बार तो ऐसा देखा गया कि कॉल उठा नहीं रहे हैं या नंबर लगातार कंटिन्यू बिजी आ रहा है जी हेल्पलाइन नंबर। ऐसा तो हो सकता है कि कई बार बिजी तो हो ही सकता है, कितने लोग एक नंबर को डायल कर रहे हैं। वैसे कितने लोगों की टीम बिठा रखी है जी आपने इस काम के लिए? 3 फोन नंबर दिए हुए हैं, लगभग 10 लोगों की टीम बैठी हुई है। अच्छा जी, मतलब ठीक 3 फोनों पे 10 सेट लगे हुए हैं। ठीक है जी। वैसे एक आधा और रख लो जी, ये खाली है हमारा। नहीं, और उसको टेक्निकल भी तो पता होना चाहिए ना, उस समस्या का हल भी तो जानता हो ना, खाली तो ऑपरेटर थोड़ी रखना थोड़ा रखा बहुत बना रख लिया जी मैंने। अच्छा सर, सीटी करेक्शन पोर्टल पर अपडेट किया था कि मुझे ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं चाहिए, ये मैंने गलत लगा दिया था गलती से। उसका अब तक तो हटा नहीं है जी पोर्टल से, ये क्या मामला है जी? हमने कब दिया उसको एडिट और करेक्शन का मौका? जब आप जो बार बार बात कह रहे हैं, कैंडिडेट बार बार बात कर रहे हैं, आपने उसने नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ा आपने उसका। हमने उसको ये कहा है कि आपने जो सोशो इकोनॉमिक का क्लेम किया है उसका आपने वेरीफाई करना है कि मैंने वाकई ही ऐसा कहा था या मेरे से गलती से ये क्लेम गलत हो गया था, मैं इसको विड्रॉल करता हूं, फॉरगो करता हूं। हमने कोई करेक्शन का एडिट का तो मौका ही नहीं दिया उसको, हमने तो सिर्फ कन्फर्म करने का और विड्रॉल करने का मौका दिया है। ये स्कीम केवल सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए थी जी, सोशो इकोनॉमिक या और अन्य कैटेगरी नहीं, वगैरह? किसी चीज के और किसी के लिए भी ना। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता था, ना वो अपने माँ बाप के अपने स्पेलिंग चेंज कर सकता था, और कुछ कर ही नहीं सकता था, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। एक चीज कन्फर्मेशन या वेरीफाई और दूसरी विड्रॉल। लेकिन वहां पे कैटेगरी भी फॉरगिव करना चाहता था तो कर सकता था जी, ऑप्शन था जी। ऐसी मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। तो हमने कब कहा विड्रॉल का? तो कह रहे हैं हम कोई चीज विड्रॉल करे, तो एक वो बच्चे कह ने रहा है कि मैंने 80 गलत भर दिया, मैं 80 हूं ही नहीं, कर लो विड्रॉल। हाँ, तो ऐसा ही है जी, ईडब्ल्यूएस हटाने के लिए उसने फॉर्म डाला, हाँ, अपडेट किया, लेकिन अब दोबारा फिर फॉर्म भर रहा है वो सीटी नहीं, मेंस के वो लिए, गलत तो कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस उसने, शो हो रहा नहीं है। नहीं नहीं, गलत कह रहा है, या उसका हुआ नहीं सिस्टम में, और उसने उससे पहले ही सबमिट कर दिया उसको। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो चेंज बच्चों ने रिक्वेस्ट डाली थी और वो सही थे, हमने अपडेट कर दिया डाटा, या अभी बिल्कुल तक पुराना नहीं, डाटा शो हो अगर रहा है? उसने किया है, उसने फॉरगो किया है या क्लेम किया है, तो उसने उसका कोई प्रिंट भी तो लिया होगा। तो लिया हो ना प्रिंट की, मैंने किया भी था, फिर उसके बाद भी ये आ रहा है मेरे में। अभी जो सीटी मेंस का फॉर्म हाँ, भरते हैं अपडेटेड डाटा शो हो हाँ रहा है, हाँ, आप ये कह रहे हो? हमारे पास तो उसका हर चीज स्टेज का डाटा है। अगर उसने पहले गलत किया था वो भी सेव है हमारे पास, उसने ठीक किया है, वो क्लेम वेरीफाई किया वो भी है, अच्छा। पिछला भी है, दोनों दिखा देंगे कि पहले आपने ये किया था, बाद में आपने ये किया। लेटेस्ट स्टेटस आपका ये है। सर अभी करेक्शन की बात चल रही है, तो उस पोर्टल पे ये भाई किसी को नंबर वेरीफाई करने हैं, किसी को हटाने हैं, उस टाइम पे मैंने भी आपका इंटरव्यू लिया था, आपने स्टेटमेंट दी थी कि वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, और अब कल परसों आप बता रहे थे कि वो सभी को करना अनिवार्य था। फिर आपने मेरे को पर्सनल बताया कि हम ये चीज़ बच्चों के हित में कर रहे हैं, तो सर वो क्या मामला है? क्या आप बच्चों के नंबर कटेंगे या आप बच्चों के हित में कुछ स्टेप उठाने वाले हो? नंबर एक तो मैं आपकी बात को उसको कहता हूं कि जो मैंने इंटरव्यू में कहा था या हमारे पहले नोटिस में था, हमारे पहले नोटिस में ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विस मैन सिर्फ उसको दुरुस्त करने की बात कही गई थी। उसके बाद हमारे 4 नोटिस आए जिसमें हमने बार बार ये कहा कि अगर आपने SCBC या इस तरह के कुछ क्लेम किए हुए हैं या सोशो इकोनॉमिक के क्लेम किए हुए हैं, वो भी आपने कन्फर्म करने हैं कैंडिडेट। और आप मेरा वो इंटरव्यू का क्लिप तो दिखा रहे हैं मेरे को, और उस पहले नोटिस को तो दिखा रहे हैं, अगले 4 नोटिस भी तो दिखाओ ना कि उनमें ये किया हुआ है। अगर आज मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने तो आपका सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर हमारे आयोग ने या किसी ने ये कहा कि आपने सारी क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए उसकी, अगले दिन हमने नोटिस निकाल दिया, नहीं भाई हमने कल 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा था और आपने अब +2 का भी देना है या BA का भी देना है। अगर आप उस नोटिस को मेरे सिर्फ एक्सटेंड करने मान लें कि ये तो पिछली नोटिफिकेशन की एक्सटेंड है, ये तो बीच का मटेरियल भी तो पड़ी है कि इसमें कुछ नई चीज मांग ली है। रही बात काटने की, बिल्कुल नहीं काटेंगे।
क्योंकि ये बात हमने कही थी कि जिसने कन्फर्म नहीं किया उसके काटेंगे, पर जाके जब आप लोगों के और कैंडिडेट के रिएक्शन आए तो मैंने जाके आयोग में हमारा जो इस सिस्टम को देखते हैं उससे डाटा लिया कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम किए हैं, 3,57,000 समथिंग जो हमारे पास है। तो मेरे पास डाटा आया कि 2,68,469 लोगों ने सोशो इकोनॉमिक का क्लेम किया है। और फिर मैंने ये कहा ये तो क्लेम किया है, जो हमने कंफर्मेशन या वेरीफाई करने के लिए कहा था ये कितने लोगों ने किया है। तो लगभग 1,00,000 लोगों ने वो किया और लगभग 1.5 लाख लोगों ने नहीं किया। तो हमारे आयोग ने कल ही मीटिंग करके ये फैसला लिया है कि जब कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद या 4 गुना टाइम जब हम चूज कर रहे होंगे उसकी जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब हम उनसे ये कन्फर्म कर लेंगे। अब हम किसी के नंबर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। चलो, उसने क्लेम किया नहीं किया या उसने वैसे ही छोड़ दिया कि मेरा तो जो कुछ मैंने बोला था वो 100% सही है, मैंने करने की क्या जरूरत है, ऐसा भी इंप्रेशन हो सकता है कि मैं बोल ही सच रहा हूँ कि मेरी इनकम इतनी है या वो है, वो आज भी उतनी है, मैंने क्या जरूरत है दुरुस्त करने की। तो ये भी इंप्रेशन से बच्चों ने नहीं किया होगा। तो इस तरह के 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अच्छा, इस कंडीशन में बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं किया और नंबर 2, इसमें और भी आगे चला जाता हूँ, फिर कहता हूँ कि इंस्ट्रक्शन सही पढ़ा करो। इसमें जो आज उसका नंबर जब वो फॉर्म भरता है तो उसको अपने सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स दिख रहे हैं, जो उसके सीईटी के जो है रिटर्न के मार्क्स दिख रहे हैं उसको। कुछ बच्चों को उसी सोशो इकोनॉमिक के नंबर हमने वहां से बच्चों हटा लिए हैं, क्योंकि हम सोशो इकोनॉमिक के नंबर अभी वेरीफाई कर रहे हैं अपने सिस्टम से भी, जो आपने विड्रॉल और वेरीफाई किया उससे भी अभी तक हम वो नंबर शो नहीं कर रहे आपके, हम सिर्फ रिटर्न के सीईटी के रिटर्न शो कर रहे हैं। तो बच्चों में बहुत सारी बेचैनी ये है कि मैंने कन्फर्म भी कर दिए थे, या कोई कैंडिडेट ये कहे मैं कन्फर्म नहीं कर पा रहा था तो आपने मेरे नंबर काट लिए हैं। बिल्कुल नहीं काटे नंबर, सिर्फ रिटर्न के नंबर शो हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक के नंबर शो नहीं हो रहे हैं। सीईटी के स्कोर और मार्क्स में फर्क है। जो रिटर्न के मार्क्स हैं उनमें जब सोशो इकोनॉमिक के नंबर ऐड कर लिए जाएंगे तब सीईटी स्कोर बनेगा। अभी हम आपको अपना आपका स्कोर नहीं दिखा रहे, सिर्फ आपके रिटर्न के नंबर दिखा रहे हैं, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक को हम अपने हिसाब से वेरीफाई कर रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। ठीक है जी, तो ये एक अच्छा स्टेप है जी आपका, आपने बच्चों के बारे में सोचा, बच्चों के हित में। सर, फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट है एक सीईटी मेंस में, उसमें जब ग्रेजुएशन ऐड करते हैं तो बीए प्लस होम साइंस का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी जो योग्यता है वो बीए प्लस होम साइंस की है जी। ऐसा कॉम्बिनेशन वहां पे ऑप्शन में नहीं दिखा रहा कि आपके पास बीए प्लस होम साइंस है तो ये सिलेक्ट कर लो। ये बात दुरुस्त कर लेंगे अगर नहीं है। जैसे हमने कहा कि हमने सारी क्वालिफिकेशन बैठ के एक एक चीज को उसमें ऐड किया, तब चीजें रह जाती है, शायद ये कुछ चीज रह गई होगी, तुरंत इसमें पोर्टल में हम इसको ऐड कराएंगे। एक सर, फार्मासिस्ट वाले बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज और कमेंट आपके पास भी आ रहे होंगे कि 6 महीने की आपने ट्रेनिंग मांग रखी है, लेकिन हरियाणा में आज तक तो किसी ने करवाई ही नहीं है। वो अब से नया सिस्टम लागू हुआ है, वो तो आगे वाले बच्चों के काम आएगा, लेकिन हम क्या करें जी, हम कहाँ से 6 महीने इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई और बच्चे सीधे जाके डिपार्टमेंट से भी मिले, और मेरे को खुशी है कि वहाँ पूरे ऑफिस से डायरेक्टर से होके वो ये जो बात है ये एसीएस तक पहुंच गई है, और वो शायद अपने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं और इस शर्त को विड्रॉल कर रहे हैं। कल ही किसी ने मेरे पास जो डायरेक्टर का लेटर है एसीएस को संबोधित किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस तरह की शर्त ना कभी पहले लगी और इसको हम शर्त नहीं लागू कर सकते, क्योंकि ये हम अगले टाइम फ्यूचर में करने जा रहे हैं। तो पिछले कैंडिडेट जो पास आउट हैं उन पर हम कैसे लागू कर सकते हैं, तो ये शर्त हटा दी गई है और हम भी अपने पोर्टल में ये
चीज ऐड कर रहे हैं कि वो बिना ट्रेनिंग के भी फॉर्म फिलअप कर सके, एलिजिबल है जी। एलिजिबल है। चलो ये बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे इस मामले में। सर सीईटी का आप नया शेड्यूल जारी करने वाले हो, आपने पूरा कन्फर्म भी कर लिया कि हम बदल रहे हैं, तो वो नोटिस कब रिलीज करोगे? कुछ संभावना है ऐसी? सीटी मतलब सीईटी मेंस की एग्जाम डेट से शेड्यूल, एग्जाम शेड्यूल अभी आप बदल कह रहे हो कि बदलेंगे उनको, 100% तय है कि हम डेट चेंज करनी पड़ेगी हमें, तो वो नोटिस कब आएगा जी इस चीज़ का? 5 मई के बाद, जब हमारे को ये पता लग जाएगा कि किस ग्रुप के किस पोस्ट के अगेंस्ट कितनी कितनी एप्लीकेशन आई है। क्या आपको ये लगता है कि 5 मई हमारी फिक्स लास्ट डेट है? हाँ फिक्स है, एक्सटेंड नहीं होगी? एक्सटेंड अभी तक तो नहीं होगी। अच्छा जी, चलो। अगर कोई बच्चों की डिमांड आई या कुछ हमारे ही लेवल पे, जैसे हम ये कोई चीजें अपडेट करते जा रहे हैं, हाँ, तो बच्चे तो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इस तरह का अगर निर्णय आयोग लेगा तो एक्सटेंड वो बच्चों के हित में होगा जी, बच्चों के हित में जो कुछ 5-7 दिन होगा ऊपर नीचे होता है तो। वो बच्चों के हित में करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा सर, 12/2019 आईटी इंस्ट्रक्टर की कुछ कैटेगरी पर स्टे है जी, रिस्पॉन्स सीट आपसे मांगी हुई है कोर्ट ने, तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस चल रहा है जी? क्या आपने वो प्रेजेंट कर दी या आगे होने वाली है अभी? कुछ एक कैटेगरी केस पर में है, एक कैंडिडेट है लवप्रीत, वो गया है, उसने 15 कैटेगरी में एग्जाम दिए थे। अच्छा जी, और एक बच्चे ने जी? एक बच्चे की हमारे पास है जिसमें स्टे है ये। अच्छा जी। तो उसने कहा कि मैंने 15 कैटेगरी के दिए थे, तो 10 कैटेगरी की हमने रिस्पॉन्स सीट उसको दे दी है, और 5 कैटेगरियों में हमारे सिस्टम में वो नॉट फाउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो उसने एग्जाम नहीं दिया, या हमारे सिस्टम में कहीं वो है। तो जिस एजेंसी ने एग्जाम लिया था हमने उसको लिखा है कि मई में इसकी तारीख है, इससे पहले पहले ये दें ताकि ये स्टे हट सके। तो उस समस्या का हल हम जल्दी करेंगे। आपके है जी संज्ञान हाँ में जी, हाँ मामला? जी, संज्ञान में है। अच्छा, अब सबसे बड़ा मामला आता है जी 4 गुना का जी। किस तरीके से आप सीईटी मेंस में 4 गुना सेलेक्ट करोगे? एक बार बच्चों को क्लियर मैसेज दे दो ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए, क्योंकि आज के दिन सारे के सारे बच्चे परेशान है, चाहे वो आप हो चाहे मेरे वर्ग यूट्यूबर है जी, कहते कुछ है होता कुछ है। कभी कुछ स्टेटमेंट मैंने कुछ कह दिया, दूसरा यूट्यूबर है उसने कुछ कह दिया, अगले दिन आप भी चौधरी पाके मैंने भी कुछ कह दिया। यूट्यूबर तो जो पागल रिएक्शन में है करने में बड़ी जल्दी दिखा देते हैं। कई बार तो यूट्यूबर ये कहते हैं कि मेरी चेयरमैन साहब से बात हो गई है, मेरे से चाहे उसकी हुई या नहीं हुई, या उसने कहीं से कोई चैट उठा ली जो मैंने किसी बच्चे को जवाब दिया हो, उसी पे वीडियो बना देते हैं। आप देखते हो जी? तो अब हमने ये पहले ये था कि हम खुद भी ये नहीं थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि इन चीज़ों को, चाहे उसने कोई ये कह दें कि आज ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, और बेटर करने के लिए तो बिल्कुल हर टाइम आपके पास मौका है। तो इस बारे में हमारे पास 4 गुना कैसे छांटे जाएं, इस बारे में हमारे पास बहुत से सुझाव आ रहे हैं, आप जैसे लोगों की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से भी आ रहे हैं। कल एक बच्चे का बहुत अच्छा सुझाव आया और वो मैंने आयोग में रखा है। अभी तक की बात मैं जो कह रहा हूँ, वैसे तो जो भी बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के हित में होगा हम वो करेंगे, पर हमारे कल तक एक फार्मूला हमने निकाला है कि 4 गुना हम कैसे उठाएं। एक तो पोस्टों को 4 गुना कास्ट की वाइज, कि जनरल, SC BC ये सारे 4 गुना, फिर उस ग्रुप का 4 गुना, इसमें से जोन सा ज्यादा। फिर बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जिसके ज्यादा नंबर है, वो बार बार रिपीट होगा। तो हमने इसमें ये भी एक अपनाने जा रहे हैं कि एक तो इससे बात से डरने की जरूरत नहीं है कि वो बार बार आएगा, क्योंकि 2 ग्रुप अगर हम छोड़ दें, +2 लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, बाकी सब की टेक्निकल पोस्टें हैं, और उसके पास वो क्वालिफिकेशन उतनी है सब बच्चों पे जितने हम बुलाने वाले हैं। इन ग्रुप की बात कर लें या दूसरों की बात कर लें, तो उसमें ये कंडीशन ये है कि मान लो किसी चीज की क्वालिफिकेशन बीकॉम है, दूसरी पोस्ट की क्वालिफिकेशन बीकॉम 60% है, तीसरी की है बीकॉम 60% +6 महीने का एक्सपीरियंस है।
अलग अलग प्रकार तो की अलग अलग प्रकार के सारों में 4-4 गुणा देखेंगे। मेरे बीकॉम में 72 नंबर है, पर मेरे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है। आपके नंबर सिर्फ 55 जो है, 55 नंबर है, तो आप 4 गुणा में तब भी आ सकते हो, क्योंकि आप 6 महीने की कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हो। एक आप नंबरों की फुलफिल कर रहे हैं, तीसरा बच्चा जिसके 60% बीकॉम में भी है, चाहे इधर सीईटी में उसके 75 नंबर हैं, पर उसके बीकॉम में 60% नहीं है। 60% मान लो 50 नंबर वाले के हों, तो वहां भी 4 गुणा लेंगे। और जो कैंडिडेट इस तरह से रिपीट होते जाएंगे कि मैं बार बार पोस्टों के आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनने की है, तो उन बच्चों को हम लेस करेंगे, उनसे लेस करके नीचे से मेरिट और उठा के फिर हम छांटेंगे कि कितने बनते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा 16 पोस्टों पे वो बार बार आ रहा है तो 16 मान लें उसको, 16 को 15 लेस करेंगे। ये आप एक ग्रुप की बात कर रहे हो। हाँ। एक ग्रुप में जैसे हमारी 10 प्रकार की वैकेंसी है, जी जी, उस 10 ग्रुप में यदि बच्चा सभी में वैलिड हो रहा है, कॉमन आ रहा है, हाँ तो आप उसको एक काउंट करोगे। हाँ जी। दूसरे ग्रुप में यदि बच्चा वो आ रहा है, तो यदि हम दूसरे ग्रुप में जाएंगे तो हो सकता है एक बच्चा 2 प्रकार के ग्रुप में। इसके बारे में भी ग्रुप, आउट ऑफ ग्रुप और विद इन ग्रुप, हाँ। ये भी फार्मूला देखेंगे कि वो दूसरे में भी न जा रहा हो, क्योंकि सीईटी का जो इस टाइम तक का ड्राफ्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बच्चा एक ही पोस्ट अवेल कर पाए, वो एक ही पोस्ट पे लग पाएगा। वो फाइनल में ऐसा हो सकता है, फाइनल में ऐसा हो सकता है। वो भी तब काम होगा जी, हाँ। जब आप एक दिन में इकट्ठे हाँ, रिजल्ट निकालोगे। तो इस तरह की कई बातों पर विचार चल रहा है, और आप जैसे या किसी और इंटेलिजेंट के पास और ऐसा कोई फार्मूला हो कि मैक्सिमम लोग आ जाएं, तो उनके सुझाव भी आमंत्रित हैं। बच्चों के साथ बिल्कुल न्याय होगा और मैक्सिमम बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिले, ऐसी एक योजना बनाएंगे। तो और वो योजना पूरी फाइनल करके आप जैसे लोगों से सलाह मशवरा करके, एक्सपर्ट से करके, बिल्कुल नोटिफिकेशन के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि हमारा फार्मूला ये हो। बच्चों को फिर ऐसा लगेगा कि चेयरमैन साहब जो सिर्फ यूट्यूब पे आके बता देते हैं, वो लिखित में क्यों नहीं, लिखित में बताएंगे, बिल्कुल लिखित में बताएंगे। पर इसमें हम खुद कंफ्यूजन में थे, मैं बड़े स्वीकार करता हूँ कि 4 गुना कैसे छांटेंगे और बार बार वही बच्चा आता रहेगा, तो ये काउंट सिर्फ 15-16 हजार ही 20 हजार तक लगभग होगा, तो ये अन्याय होगा और बच्चों के साथ। तो ऐसे कई फार्मूले, जिसकी किसी आपके पास भी कोई सुझाव हो, यूट्यूबर्स के पास हो, कोई एक्सपर्ट के पास हो, और कई जो करते आ रहे हैं इस तरह की, वो उनसे भी सलाह मशवरा लेंगे। जैसे आपने पहले अनौपचारिक बातचीत में जब सिस्टम शुरू नहीं हुआ था कि पटना में कहीं बिहार में इस तरह का कुछ हुआ था, और वहाँ एनटीपीसी रेलवे में, एनटीपीसी में हुआ पहले था। जैसे आप बता रहे ना वैसा सिस्टम था जी। फिर वहाँ पे बच्चों ने अपने हिसाब से मांग रखी, और फिर यूनिक वहाँ पे यदि एक बच्चा 10 ग्रुप में आ रहा है तो उसको एक ही काउंट किया गया। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, और उससे बच्चे बहुत ज्यादा ऐसा ही करेंगे, सभी लोग मैक्सिमम दे पाए और रिपीटेशन ना हो। तो सर कुछ बच्चे अब ऐसा बोलेंगे, आपने एग्जाम डेट भी बता दी, 10 दिन बाद आप एग्जाम बता रहे हो, अभी तक आपके दिमाग में, आपके प्लान पे ये है ही नहीं कि हम करने कैसे वाले हैं। अभी तो आप सोच ही रहे हो कि हम ऐसा करेंगे, आपके सुझाव भी लेंगे। अभी एप्लीकेशन बंद तो नहीं हुई ना। जब एप्लीकेशन आनी बंद हो जाएगी, फार्मूला 4 गुना का, तो उस टाइम की बात है ना, कितनी पोस्टों के अगेंस्ट कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अब 4 गुना कैसे छांटे इनमें से? ये जरूरी नहीं है 4 गुना हो, 4 गुना से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तो ये काम तो करवाए दो जी, आप करेंगे जो बच्चों के हित में होगा और मैक्सिमम को चांस मिलने का होगा, वो करेंगे। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं कि अगर आपके पास या किसी कैंडिडेट के पास भी खामखा की वो नहीं, कोई जेन्युइन हो, कल एक कैंडिडेट ने भेजा व्हाट्सएप पे मेरे पास ये फार्मूला कि आप ऐसा करो कि उनको जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको लेस कर दो और नीचे से मेरिट पे से और बच्चों को उठा लो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव है। और किसी के पास ऐसा सुझाव हो तो वो लिखित रूप में मेरे को भेज सकता है। एक्सपर्ट जो हमारे हैं उनसे करके हम उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। कोई हम किसी चीज पे अडामेंट थोड़ी है, जिद थोड़ी है हमारे को कि हम नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे।
जो बच्चों के ही हक में होगा, ज्यादा ज्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा फार्मूला लेके आएंगे। सर जैसे पीछे ग्रुप डी की भर्तियां हुआ करती थी या पुलिस की भर्ती थी, कलर की भर्ती, वहां पे आपने ही HSSC ने ही 10-10 लाख लोगों का एग्जाम करवाया है। अभी सीटी क्वालिफाई 3.5 लाख लोगों का है। यदि हम सही तरीके से देखें तो 3.5 लाख बच्चों का एग्जाम कराने में कोई दिक्कत नहीं है, इतने साधन आपके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सरकार के पास ऐसा बोल सकते हो कि मैं करवाऊंगा एग्जाम, छाती ठोक के जी आप कर दो ऐसा एक्शन, सभी के सभी राजी है जी। आपको इतना दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं 4 गुना में किसको लूंगा, किस मेरी तरीके कुछ से लूंगा। मर्यादाएं हैं और मैंने क्या क्या बातें सरकार को या कहीं पहुंचाई हैं, मैं वो सब डिस्क्लोज थोड़ी कर सकता हूँ। बच्चों के हित में एक्शन लेना बच्चों के हित में देखो, पहले दिन से हूँ। उम्मीद उन्हीं से होती है जी जो कुछ लग रहा है हाँ ये आदमी कुछ ना कर ना, सकता पहले है। दिन से बच्चों के हक में हूँ। थोड़ा सा ठोस शब्द में चेयरमैन, कोई सारी चीजें मेरे हिसाब से हो ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल जो हर आदमी चाहे वैसा तो कभी नहीं होता जी। चलो सर, लास्ट में आप 32,000 पदों पर भर्तियां करने वाले हो, बच्चों के लिए सुनहरा मौका है जी। बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे बच्चे ये हो जाए हाँ हम एक सेफ जोन में काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो पर्ची खर्ची से अलग सिस्टम में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं सर उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि जैसे जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं कमी निकालता हूँ, HSSC में कमी है। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हो सर? नहीं, एक तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो फार्म भरते समय जो इंस्ट्रक्शंस हैं फार्म की, और पैसे फार्म कैसे भरना है, किस सीक्वेंस में भरना है, वो बिल्कुल शांत मन से फार्म भरें। क्योंकि आज तक हमारे पास एडिट का और करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसकी एक छोटी सी गलती से उसका जीवन बर्बाद हो, कि वो पेपर ही ना दे पाए, उसका फार्म ही ना भर पाए। एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट से कि वो अपनी सारे फार्म को भरने के बाद उसको पढ़े। अगर फार्म खुद भी नहीं भर रहा है तो साइबर कैफे वाले के पास बैठे खुद। बाद में कितने अंबार आते हैं कि जी मैंने तो साइबर कैफे वाले दे दिया था, उसने BCB की जगह BCA कर दिया, BCA की जगह BCB कर दिया जी, उसने SC कर दिया जी, मेरा EWS दिखा दिया जी, मैं तो जनरल था जी। ये सारी चीज़ें आपने खुद जांचनी है। और इसके लिए हमने अब की बार ये एक्सपेरिमेंट किया है कि एक स्लोगन लिख के आपने फिर वो अपलोड करना है। तो वो सिर्फ इसलिए किया है कि आपकी उपस्थिति हो वहां। जैसे आपने फार्म भरा, 2 लाइनें लिख के फिर एक अपलोड किया सिस्टम में उसको, कि आप प्रेजेंट रहें वहां, खाली साइबर कैफे वाले के भरोसे ना रहें। दूसरी मेरी आपके माध्यम से ये है कि आप पूरी मेहनत करें, और मैं आपके साथ हूं। खर्ची पर्ची की और इधर उधर की बातें वो लोग कर रहे हैं जो सेलेक्ट नहीं होते। जो इस बात की बातें करते हैं उनसे भी मेरी अनुरोध है कि आप इन लोगों की मत सुनो जो सेलेक्ट नहीं हुए, उन लोगों का सर्वे करो जो सेलेक्ट हुए हैं। कोई एक बच्चा ये बताए कि मैं ऐसे इफ एंड बट से भर्ती हुआ हूं, उनसे पूछो ना, उनके सुझाव मांगो कि आप कैसे भर्ती हुए। जो नहीं भर्ती हुए उनकी तो बहुत बड़ी तादाद है, वो तो आलोचना करेंगे, इस सिस्टम की भी करेंगे। यहाँ तक के लोग हैं जिसने अप्लाई भी नहीं किया होता है वो कमेंट कर रहा होता है, बिल्कुल गोपाल सिंह खत्री यूं है, आयोग यूं ढीला चल रहा है, फलाना। वो कहीं कतार में भी नहीं है, कहीं खाम खा के ही लाइव आके भ्रम फैलाते रहते हैं। मेरा सारे यूट्यूबर्सों से और ये जो भ्रम फैलाने वाला से है, मेरा मोबाइल ओपन है, एक बार फैक्ट्स पूछ ले मेरे से कि ऐसे कैसे हुआ सर। आलोचना करने की बजाय मेरे से पूछ लें, मैं बताऊंगा कि इस तरह से कोई गलती से हुआ, या फैक्ट ये हैं, असली फैक्ट ये हैं, उसके पीछे बच्चों के या उसके समझ में कुछ और आ रहे हैं। तो सबसे ये है, आप मेहनत करें, आपकी योग्यता जो है बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, यदि मेहनत करेंगे तो वो लग जाएंगे।
सर एक बीच में एक चीज रह गई थी, जैसे आप कर रहे हो सीईटी का एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में यदि कोई बच्चा सही होते हुए भी शिकार हो जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती है, क्या इस ऐसा एक्सपेरिमेंट में वो होगा ही शिकार नहीं, होगा ही नहीं। अगर शिकार होगा तो कहीं ना कहीं उसकी कमी होगी, फार्म भरने में कमी होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि अटेम्प्ट एचएसएससी करने भी में पड़ी होगी। एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है, यहाँ पे लोगों की जिंदगी का नहीं, सवाल है, करियर का सवाल है। एक्सपेरिमेंट से उसको नुकसान क्या हुआ वो बताओ ना, कि आपके एक्सपेरिमेंट से मैंने नुकसान हुआ है। अब ये 60,000 की भर्ती है, आप नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, 60-62,000 लोग तो भर्ती होंगे ना। बिल्कुल जी। वो मेरे रिश्तेदार होंगे ऐसा तो नहीं है, इतने रिश्तेदार तो कड़ा मेरे जिले के होंगे ऐसा तो नहीं है, अब पूरे हरियाणा ये से मेरे हरियाणा के ही तो होंगे ना। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम तो इस भावना से काम करने वाले लोग हैं, कोई ना कोई तो भर्ती होगा। और जो कि भर्ती होगा तो उसके लिए कोई अलग सिस्टम था, जो कि भर्ती नहीं हुआ या शिकार हुआ उसके लिए सिस्टम कोई अलग था। तो कहीं ना कहीं अगर वो शिकार हो रहा है तो अपनी कमी से होगा, या वो अनजाने से होगा कि उसको जानकारी नहीं थी। ठीक है। बाकी एचएसएससी के हेल्पलाइन नंबर खुले हैं, आपको किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम लगे आप संपर्क कर सकते हो। और हेल्पलाइन नंबर ही नहीं, यहाँ पे तो चेयरमैन सब खुद हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं, इनका नंबर हर बच्चे के पास आज के दिन। पहले चेयरमैन है जिन्होंने ये सुविधा दे रखी, मेरा नंबर ले लो और काम करवाओ अपना। सर आपने इतना टाइम निकाला, बहुत सारे सवालों की हमने कोशिश करी। हाँ जी बोलो बोलो, कोई नहीं सवाल है तो। अगर मेरी कैटेगरी के अंदर मतलब मैं बीसीए से हूँ और मेरी कैटेगरी में 0 कैंसिल, तो मैं जनरल के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप जनरल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सर फिर अप्लाई तो कर दूंगा सर, फिर उसके बाद में आपने बताया था कि जब 4 गुना लेंगे उसके अंदर जंप नहीं कर सकते जनरल के अंदर। 4 गुना में तो जंप नहीं कर सकते, आपको वहां 4 गुना में जंप कहाँ कर रहे हो, वहां अपने जनरल में पोस्ट भर दी, क्योंकि वहां बीसीबी की नहीं थी, तो 4 गुना तो स्कोर के हिसाब से आएगा ना, मेरिट के हिसाब से। जंप करेंगे या नहीं करेंगे वो तो फाइनल रिजल्ट की बात है। आप फार्म तो भर दिया आपने, और उतने अगर आपके नंबर हैं कि आप 4 गुना में आ रहे, 4 गुना में भी जा रहे आप। यानी कि सर ये कह रहे हैं जनरल में आप जा सकते हो, फाइट कर सकते भर हो, यदि आप सकते हो जनरल की सारी कंडीशन को फॉलो करते हो तो। आप सीटी को भूल जाओ, अगर कोई बिना सीटी के भी कोई वैकेंसी निकलती और वहां कोई रिजर्वेशन की सीट ही ना होती, एससी की ना होती या बीसी की ना होती या एक्स सर्विसमैन की ना होती, तब भी तो आप जनरल में भरते, वहां पर अपने आप को बीसी थोड़ी दिखाते आप। तो पहले पूछा आप कहते हैं अंदर आ ही नहीं सकते, 4 गुना के अंदर हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, 4 गुना में लेंगे अगर आपका स्कोर उसके बराबर है। जनरल के लिए तो खुली पड़ी छूट, जा सकते हो आप, पर आप कंडीशन फुलफिल करें। हाँ जनरल में आप फाइट करो, जनरल की कंडीशन पूरा करना चाहिए, तो उतने ही नंबर आपके पास होने चाहिए, जनरल की मेरिट में आप आने चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल। यदि आपके बीसी में नंबर है 50 लेकिन वहां पर जनरल पे मेरिट बनी है 70 पे, तो आप कैसे 4 गुना में फाइट करोगे? आप ये थोड़ी कह सकते हैं वो कि मेरे नंबर 55 है और 47.5 जनरल की वो थी और मैं बीसीबी हूं। आपने फार्म भरने की एलिजिबिलिटी ही तो पाई है, जब 4 गुना में आए उस टाइम जाके 78 पे रुक गया स्कोर। पर आप ये थोड़ी बात कर सकते हो कि अब मेरे पैसे 4 गुना में भी लो, मेरे से एग्जाम लो मेन भी। हाँ वहां पे तब फाइट कर सकते तो अगर आपके नंबर 78 से ज्यादा है, जो हमारी कट ऑफ रुकी है 4 टाइम की, तो आप आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो मेरे पास कॉल मत करना, डायरेक्ट चेयरमैन साहब बैठे हैं, कॉल मेरे पास भी कम से कम क्या करो, मेरे पास, मैं जेन्युइन समस्या को ये किया करो। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं कि EWS का या ये नॉन जॉब का तहसीलदार से टेस्ट कराना है क्या सर? अरे विज्ञापन में लिखा हुआ है करवाना है, विज्ञापन पढ़ लो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, फोन बाद में मिलाओ। जहां कहीं विज्ञापन क्लियर नहीं है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, उस स्थिति में मेरे पास फोन करो या व्हाट्सएप करो। चलो मेरा भी तो फोन हैक हो गया ये। बढ़िया ले लो जी। बढ़िया है तो एप्पल का है 1.5 लाख का। भाई सर का कहने का मतलब है यार, घर सर का भी घर परिवार है, तो टाइम पूरा कोशिश करते हैं हर बच्चे को समझाने की, सुनने की और समस्या दूर करने की, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम यार भेजोगे तो सभी का समाधान हो पाएगा। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।